हेट को कैसे डील करते हो, क्योंकि बहुत से कंटेंट होते मेरी फीड पर मत आ जाइए आज के बाद। सो इफ आई मेड समथिंग सो रिलेट। एक भाई जो आपने बताया था कि अब अनएडिटेड मीडिया जो है पूरा एक ग्रुप हो गया है उसमें तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, या तो इंस्टाग्राम पर या ट्विटर से कोई अगर न्यूज़ मिली, रोहन वंस सेड का एक बायो है, जस्ट अ किड ट्राइंग टू मेक अ सेंस। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ओवर वॉइस, एक ऐसा पॉडकास्ट शो जहाँ पर हम बातें करेंगे रिलेटेड टू सोशल इशूज़, पॉलिटिक्स, फन फैक्ट्स, माइथोलॉजीज़ और भी काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड। आज के हमारे गेस्ट हैं मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडिया प्लेटफॉर्म रोहन। इसके अलावा एक पोएट भी है, इनका आपने एक और पेज काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, रोहन वंस सेड के नाम से। सबसे पहले तो थैंक यू भाई जो अपना टाइम निकाला और पहले शो में आए मेरे। नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक तरीके से हम दोनों का ही पहला पॉडकास्ट है, मैं पहला पॉडकास्ट दे रहा हूँ, आपका पहला एपिसोड है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एक चीज़ के लिए भाई मैं आपको कांग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूँगा। आपका जो दी अनएडिटेड मीडिया है उस पर आज 40 के फॉलोअर्स हो गए हैं विद मोर देन 100 मिलियन रीच। उसके लिए भाई कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच ऋषभ। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। अब बिल्कुल भाई मैं सबसे पहले आपके मेन अकाउंट से बात करना चाहूँगा। रोहन वंस सेड, ये नाम कहाँ से, मतलब क्या इंस्पायर्ड हुआ आप जो ये नाम सोचा आपने? ये नाम मैंने तब से रख रखा था जब आई डिड नॉट क्रिएट कंटेंट। मतलब ये मेरा पब्लिक अकाउंट था और मैं ऐसे कुछ भी डाल देता था इस पर। क्योंकि नॉर्मल बातचीत में मैं जिस भी इंसान से बात करता था वो ये बोलता है कि मैं बहुत कम बात करता हूँ इन नॉर्मल लाइफ। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, जो मैं बोलता हूँ एटलीस्ट याद रहता है, तो रोहन वंस सेड करके लोग कोट करेंगे। तो इट वाज जस्ट फन और मैंने ऐसे ही रख दिया था। बट विद टाइम क्योंकि मैंने पोइट्री जो भी स्टोरी टेलिंग रील्स डाली उससे वो अलाइन हो गया, सो दैट्स हाउ रोहन वंस सेड। ओके, हाँ वैसे क्लास में भी काफ़ी ज़्यादा चुप ही रहता था ये। रोहन वंस सेड पे आपके अब मोर देन 70 के फॉलोअर्स हो गए हैं, तो ये आपको एक प्रेशर डालते हैं या फिर इंस्पायर करते हैं क्या? प्रेशर हाँ, इन अ वे कि पहले जब मैं कुछ भी डालता था तो उसमें कुछ ये प्रेशर नहीं है कि लोगों को पसंद आएगा, नहीं। इट इज़ कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया, लोगों को अगर पसंद आएगा तो वो बात का देखेंगे। बट नाउ क्योंकि एक ऑडियंस ऐसी हो जाती है जिनकी जो भी कंटेंट नीड्स हैं उन्हें आपको पूरा करना है, अगर वो नहीं होगा रीच कैन गो डाउन, फॉलोअर्स कम हो सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो एक प्रेशर तो रहता है, एक दिमाग में फैक्टर रहता है, बट कभी उसे सोच कर कॉन्टेंट नहीं बनाता, क्योंकि अगेन इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर कि मैं सोचूं कि किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं। तो आई कीप इट सिंपल, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो बनाता हूँ। एंड आई सी कि अगर ये मेरे पेज से अलाइन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं पोइट्री कर रहा हूँ तो मैं अगले दिन कॉमेडी कंटेंट डालने लग जाऊँगा। तो उसको बैलेंस बनाते हुए एवरीथिंग इज़ फाइन। हेट को कैसे डील करते हो, क्योंकि बहुत से कंटेंट होते हैं जो रिलेटेड भी होते हैं और बहुत से मतलब ऑडियंस ऐसी भी होती है कि उनको आपका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसको स्क्रॉल करने के बजाय कमेंट्स में हेट देने लगती है। मतलब फॉर्चुनेटली जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उस पर तो कम ही हेट मिलती है। मतलब मेरा पर्सनल जो फेवरेट कमेंट है कि मेरी फीड पर मत आ जाइए आज के बाद। सो इफ आई मेड समथिंग सो रिलेटेबल जो लोगों को अच्छा लगा या लोगों को हार्ट टचिंग लगा, बट इट हर्ट देम इन सम वे कि उन्हें ज़्यादा रिलेटेबल लगा, सो आई लव टू रीड दिस कॉमेंट्स। पर व्हेन इट कम्स टू न्यूज़ कॉन्टेंट जैसे अनएडिटेड मीडिया हुआ या बाकी पेजेस, तो विद टाइम आई हैव कम टू दिस रियलाइजेशन कि आप किसी भी बारे में बोलोगे आपको हेट मिलेगी। सो आप लेफ़्ट के बारे में बात करोगे तो राइट वाले हेट देंगे, राइट के बारे में बात करोगे लेफ़्ट वाले हेट देंगे, आप सेंट्रिस्ट रहोगे तो दोनों से आपको गाली मिलेगी। सो द थिंग इज़ नॉट टू बी टू अटैच्ड विद इट। अगर लोग कुछ बोल भी रहे हैं तो आपके लिए पर्सनल नहीं बोल रहे, पर्सनल बोलेंगे भी तो मतलब ऑनलाइन है, आई कैन जस्ट स्विच ऑफ माई वाईफाई, इट इज़ फाइन। अब अनएडिटेड मीडिया की बात हो ही गई है तो वो तो काफ़ी हाई लेवल पर अब पहुंच चुका है, उधर तो ऑडियंस भी काफ़ी हो गई है। तो उधर मतलब प्रेशर किस चीज़ का रहता है, बाइज्ड होने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का? और मतलब आप इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू कि आप बोल रहे हैं बहुत बड़े स्टेज पर है। आई डोंट थिंक कि उतना अभी ग्रो हुआ है और अभी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। पर हाँ, एक डर जो रहता है कि सबसे पहले आई डू नॉट वांट टू बी इन जेल। तो मैं अपना कंटेंट जो थोड़ा है उतना पहले, क्योंकि जब 2-3 हज़ार फॉलोअर थे, 10,000 फॉलोअर थे, तो बहुत आउटराइटली मैं कुछ भी बोल देता था कि अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो मैं किसी भी तरीके से बोल सकता हूँ, बिकॉज आई थॉट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एवरीथिंग वगैरह वगैरह। पर विद टाइम जैसे लोग ज़्यादा बढ़ते हैं, अलग अलग आंखें आपके कंटेंट पर होती हैं, आपके काम पर होती हैं, सो यू हैव टू बी अ लिटिल सेंसिटिव। आपको थोड़ा सा अपने जो टेक्स होते हैं, ओपिनियन होते हैं, उनको थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है सो दैट इट सूट्स एवरीबडी। ऑल्दो कभी ऑडियंस को
थोड़ा सा उन्हें कॉडल करने में, उन्हें थोड़ा सा ऐसे कंफर्ट करने में गलत चीज़ की साइड नहीं लूँगा। बट हाँ, ये डर रहता है कि अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा कुछ शार्प टेक बोल दिया, कुछ ज़्यादा ऐसा ओपिनियन बोल दिया जो कंट्रोवर्शियल है, सो बिकॉज कंट्रोवर्सी इज़ ऑल्सो, लोगों को अच्छा लगता है कि शायद उनकी वीडियो वायरल हो जाएगी, पर वायरलिटी इन द लॉन्ग टर्म वो एक कर्स है कि अगर आपकी वीडियो वायरल है, लोगों को आपको एक हफ्ते याद रखेंगे एंड देन दे वोंट रिमेंबर यू। तो आई डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ दैट। तो मैं बस जो अपना काम है, न्यूज़ आती है उसको बताता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बस उससे ज़्यादा कुछ। अभी कंट्रोवर्सी की तुमने बोली भाई, जैसे तुम रहते मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा हो। हाँ। तुमने ग्रेटर नोएडा पे भी रिसेंटली एक पोस्ट डाली थी। नहीं, ग्रेटर नोएडा बहुत बढ़िया जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आप सच में क्या पर्सपेक्टिव लगते हो ग्रेटर नोएडा को लेकर? मतलब अच्छी जगह है। मैंने बस जो चीज़ बोली थी कि जैसे मुझे दिल्ली बहुत पसंद है, तो दिल्ली की जो काफ़ी जगहें हैं, पुरानी दिल्ली हुई, जो मेहरौली का एरिया मुझे बहुत पसंद है, चांदनी चौक, हौस खास मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस हैं। तो मुझे जो दिखता है कि उनमें सोल है, कि वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पे इतने हिस्ट्री है, आर्ट है, कल्चर है। ग्रेटर नोएडा क्योंकि अभी काफ़ी नई सिटी है, मतलब एकदम अर्बन सिटी है, यहाँ पर बस डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ वगैरह वगैरह है, तो वो मुझे बस सोल की थोड़ी कमी लगती है। बाकी रहने के लिए अच्छी जगह है, मैंने ये नहीं बोला था ख़राब जगह है। ग्रेटर नोएडा अच्छी जगह है। जब तुम अपनी पोइट्री के लिए या अपनी वीडियो शूट वगैरह के लिए जाते हैं, मोस्टली आपकी लोकेशन वही होती है, पुरानी दिल्ली। हाँ। ऐसा क्या इंस्पायर करता है पुरानी दिल्ली में तुम्हें भाई, जो तुम हर बार पुरानी दिल्ली को ही चूज़ करते हो? अगेन क्योंकि मैं हमेशा से बचपन से ग्रेटर नोएडा में रहा हूँ, तो स्कूल में थे या फिर कुछ भी, तो दिल्ली को देख के एक फैसिनेशन होता था कि अच्छा बड़े होके वहाँ पे जाएंगे। और जब भी हम पापा के साथ कहीं घूमने जाते थे, उन्हें कुछ भी काम होता है, जैसे पुरानी दिल्ली से कोई मशीनरी लेनी है, हमारी फैक्ट्री है, अच्छा, तो उन्हें कोई भी मशीनरी लेनी है, तो हम सबको वो ले जाते थे गाड़ी में कि देखो वो है राजघाट, वो है इंडिया गेट, वो है ये। तो कभी वहाँ तक जाकर उन जगहों को देखने का वो फिर क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। मतलब पुरानी दिल्ली की दीवारों से अलग ही लगाव हो गया। हाँ, तो जैसे फिर विद टाइम कॉलेज में भी थोड़ा बाहर निकले, हाँ। चीज़ें जगहें देखी, तो फिर था ऑप्शन कि अच्छा इन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब मेरे पास फ्रीडम है, विल पावर है अपनी, तो मैं अब इन जगहों पर जा सकता हूँ, और इसीलिए शायद पसंद भी है क्योंकि बचपन से देखा है, जाना चाहता था, तो अब वो मौका मिल रहा है। इसलिए जिस हिसाब से आप अपने दोनों पेजेस को ग्रो कर रहे हैं, आप क्या इंस्पिरेशन लेकर, क्या मोटिवेशन लेकर अपने साथ चल रहे हैं? इंस्पिरेशन जो ज़्यादातर रहती है वो अनएडिटेड मीडिया के लिए स्पेशली रहती है, क्योंकि बहुत मैकेनिकल सा काम हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, कि कोई है। हाँ, वो कि एक न्यूज़ आएगी और आपको बतानी है, हाँ। लोगों को पसंद आए, और स्पेशली जो 18 से 24 का एज ग्रुप है, उन्हें न्यूज़ बताना, उन्हें बताना कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है, हाउ इट विल अफेक्ट यू, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, उस पर सोचना, आइडिएशन वगैरह वगैरह। जो रोहन वन साइड है, वो मैं एज अ स्ट्रेस बस्टर लेके चलता हूँ कि मैं उससे थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ उस पर काम करते करते, तो मैं इस पर जो मुझे पसंद आता है, कुछ स्टोरी टेलिंग रील है, कोई पोइट्री जो मैंने लिखी है, कोई कहानी है जो मुझे बतानी है, तो देन आई क्रिएट इट। तो ऐसे ही हफ्ते में बहुत बार होता है कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ, देन आई राइट, तो फिर रोहन वन साइड पर काम होता है, और शायद इसलिए वो क्रिएटिव साइड ज़्यादा बाहर आ पाती है, क्योंकि मुझे पूरे हफ्ते पता है मैं कैसे डिप्राइव रहता हूँ उस चीज़ के लिए। तो अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूँ, पोइट्री ज़्यादा आपको मोटिवेट करती है या फिर आपकी रियल लाइफ? आई थिंक पोइट्री, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत वियर्ड सा प्रोसेस है मेरा कि मैं काम करने के लिए ही तभी मोटिवेट होऊंगा जब मेरा काम चल रहा है। जब मैं अनएडिटेड शुरू कर रहा था, जब एक पहला प्रोजेक्ट था जो ख़राब हो गया था एंड फिर से इस पर काम शुरू किया था, तो इन द फर्स्ट 8 to 9 months उस पर ऑलमोस्ट 0 रीच थी, कि मतलब 9 महीने तक मैं डाल रहा हूँ कंटेंट, जैसा आप डाल रहा हूँ वैसा ही तब डाल रहा था, पर ड्यू टू सम रीज़न उस पर 300 फॉलोअर थे 9 महीने में, एंड आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज कि मेरा हो गया, मुझे अब नहीं करना। बट देयर वर सम पीपल हु कन्विंस्ड मी कि नहीं, कि क्या मतलब बुराई क्या है, कि अगर करते रहो नहीं होगा नहीं होगा। तो उस टाइम पर पोइट्री, आर्ट, फिल्में, ऐसा कंटेंट, ऐसा मीडिया आपकी बहुत मदद करेगा जब आपको रियल लाइफ से वो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन नहीं मिल रही है कि आप काम करते रहो। अभी पुराने आपने काम की बात करी, जैसे दी अनएडिटेड वॉइस, उसमें काफ़ी अच्छी रीच थी, और आपके कॉलेज की स्टार्टिंग लाइफ में ही आपने वो स्टार्ट करा था भाई। हाँ। तो जब वो बंद हुआ और उसके बाद आपने ये स्टार्ट करा, तो उसके बीच में जो आपने गैप लिया, उसमें क्या माइंड में चल रहा था, क्या स्ट्रेस था और क्या था? जो गैप लिया था, सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो मुझे मेरे साथ लगती है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ अगर मुझे कुछ करने को ना मिले तो मुझे कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चाहिए, या तो मेरे हाथ में फ़ोन हो, मैं कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, आई नीड समथिंग टू एस्केप फ्रॉम माई सेल्फ, शायद पता नहीं।
तो आई इवन रिमेंबर द डेट, इट वाज 2 दिसंबर 2024 और डेट भी याद है। जिस दिन वो बंद हुआ था क्योंकि कॉलेज का सेकंड सेमेस्टर था और ऐसा था क्योंकि बहुत टाइम मिल रहा था और वही खाली पने में कुछ तो करना था, तो फिर वो पेज शुरू किया था, बट ड्यू टू सम कॉपीराइट इश्यूज या तो उतनी समझ नहीं थी या कुछ भी, वॉट एवर हैपेंड। तो फिर मैंने सिर्फ 8-9 दिन का गैप लिया था, वो भी क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे स्टीरियोटाइप में मानता हूँ, और मैंने फिर ChatGPT पे सर्च किया था कि मुहूर्त कौन सा अच्छा है तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा 13 दिसंबर, तो बस ChatGPT ने बताया हाँ कि 13 दिसंबर अच्छा है। तो मैंने बस 10-11 दिन का गैप लिया, मैंने कहा टाइम लेंगे, और फिर बस, और वो 10 दिन इतने मुश्किल थे काटने क्योंकि आप 8-9 महीने से अपने आप को बिजी रखते हो, आप हर रोज़ डिज़ाइन कर रहे हो, शूट कर रहे हो वगैरह वगैरह, बट जब वो चीज़ चली जाएगी और आपके पास एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, एक वॉइड सा कि अब क्या करूँगा, तो फिर उन 10 दिनों में बस यही सोचा था कि अच्छा आगे क्या करना है। तो प्रेजेंट में रहना आई थिंक पता नहीं मुझे डर लगता है उससे, तो मैं या तो फ्यूचर सोचता रहता हूँ या पास्ट नहीं सोचता ज़्यादातर, बट फ्यूचर। खाली पोइट्री और मीडिया लाइफ की आपकी बातें नहीं है भाई, आप मेरे ख्याल से मूवीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट रखते हो, बहुत मूवीज़ देखते हो और उनके अपने POVs भी देते हो। तो कोई मूवी बताओ जो लोगों को और इंस्पायर करे, जैसे कोई दिल टूटा आशिक है, तुम्हारी बहुत सी वीडियोस उस पर भी होती है, तो उसके लिए कौन सी अच्छी मूवीज़ रहेगी? काफ़ी सारी मूवीज़ हैं। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड लव और लेटिंग गो इन अ सिंपल वे, कि अगर बहुत ही क्यूट सी आपको स्टोरी देखनी है, तो मेरी 2 बहुत फेवरेट मूवीज़ हैं। वन इज़ रॉकस्टार से लेसन मत लेना, बट यू कैन टेक लेसन फ्रॉम मेरी प्यारी बिंदु। उसमें काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को दिखाया गया है, वो स्टोरी भी बहुत प्यारी लगती है मुझे। तो मेरी प्यारी बिंदु, रॉकस्टार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़। फिर ला ला लैंड बहुत अच्छी लगती है मुझे, एंड आई थिंक वीर ज़ारा इज़ वन ऑफ वीर ज़ारा, हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। शाहरुख खान का तो काफ़ी टाइम से फ़ैन है वैसे भी ये एक चीज़ काफ़ी टाइम से मैं मन में सोचता हूँ, और स्कूल टाइम में भी, कॉलेज टाइम में भी सोचता था कि पूछूँ या नहीं, जब तुम भाई बोर हो जाते हो, कोई न्यूज़ नहीं आ रही होती अच्छी, तुम्हारा पोस्टिंग का मन नहीं होता, और रोहन वन साइड पे भी कुछ पोस्टिंग का मन नहीं होता, उस टाइम पर क्या करते हो? वही चीज़ है कि ऐसा बहुत कम टाइम बचता है मेरे पास, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एंड एक और जो चीज़ मुझे लगती है कि शायद आई एम थोड़ा हाइपर एम्बिशियस, कि अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ उतने अच्छे से नहीं चल रही है, तो आई वुड ट्राई टू मेक डिफरेंट मीन्स, कि मैं ये भी कर लूँ, मे बी इससे और बेटर हो जाए, मे बी इसमें और नया कर सकता हूँ। सो 90% ऑफ माई डेली टाइम गोज़ इन द मीडिया, सोशल मीडिया, कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग। जो 10% टाइम बचता है, तो मुझे नई चीज़ें ट्राई करने में बड़ा डर सा लगता है, और मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूँ उसको लेके। तो कुछ मेरे फेवरेट शोज़ हैं नेटफ्लिक्स पे, फ्रेंड्स वगैरह, तो मैं वही रिवॉच करता रहता हूँ, या आई रीड समथिंग, क्योंकि अगर आपको अच्छा कंटेंट, अच्छा मीडिया, किसी भी टाइप ऑफ मीडिया या आर्ट बनाना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंज्यूम गुड कंटेंट, या अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा मीडिया देखें। वो आपके क्रिएटिव प्रोसेस में, आपकी थिंकिंग में वो काफ़ी हेल्प करता है। क्या कभी रोहन वन साइड की जो ऑडियंस है और अनएडिटेड मीडिया की जो ऑडियंस है वो एक हो सकती है? आई थिंक नहीं। और जो मेरी फाउंडर भी हैं, नंदिनी के साथ मैं काम करता हूँ, तो मैं उनसे ये डिस्कस करता रहता हूँ कि धीरे धीरे मुझे जो फेस है दी अनएडिटेड मीडिया का, उससे डिसोसिएट होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आई वॉन्ट इन द लॉन्ग टर्म कि मैं एक्ट करूँ, मैं लिखूँ, मैं स्टोरीज़ बनाऊँ। तो इमेजिन अगर ध्रुव राठी अचानक से कोई रोमांटिक मूवी में आ जाए, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन ना, क्योंकि वो बहुत पोलराइजिंग है। कि एक तरफ वो अपने पॉलिटिकल व्यूज़ रख रहा है, लोग उसको इतना सीरियस इंसान मानते हैं, और दूसरी तरफ वो मतलब हाथ फैला रहा है और कुछ कर रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हिम लाइक दैट। तो जब अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, तो उन पर हर किसी पर अपनी फेस वैल्यू बनाए रखना इज़ नॉनसेंसिकल ऑल्सो, और वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो विद टाइम आई वांट कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम करूं, अच्छे लोगों को मे बी हायर करूं, टीम में इंक्लूड करूं, जो ये चीज़ आगे ले जा पाए। अब जैसे अनएडिटेड मीडिया काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और अच्छा ग्रो करेगा, ये एक तरीके से काफ़ी अच्छा स्टार्टअप भी है भाई तुम्हारा। तो इसमें आप जब तुम हायरिंग की सोचते हो, तो कैसे लोग सोचते हो लेने की? हायरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं और मेरी फाउंडर देखती हैं, वो ये है कि कोई टेम्पलेट कॉपियर ना हो। जैसे अगर राइटिंग है, किसी ने देख लिया अच्छा ध्रुव राठी की वीडियोस ऐसे होती हैं, तो मैं ऐसे ऐसे इसी का जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है, कॉपी करूँ। एडिटिंग है, एडिटिंग में जो ट्रेंड चल रहा है उसी का ट्रेंड को कॉपी करूँ। तो वैसे लोगों को भी अवॉइड, कि अगर आप उस काम में, उस फॉर्म ऑफ मीडिया में, उस कंटेंट में अपना सोल नहीं डाल पा रहे हो, अपनी थिंकिंग, अपनी क्रिएटिविटी नहीं ला पा रहे हो,
देन वी माइट नॉट वांट टू वर्क विद यू, क्योंकि फिर अगर सभी लोग वैसा कंटेंट बनाते रहेंगे तो देखने लायक क्या रह जाएगा. एंड इसीलिए आई बिलीव दैट एनी फॉर्म, चाहे वो कोई आज न्यूज़ चैनल है, कोई क्रिएटर है, इन द लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंसर ख़त्म हो जाएंगे कि जो बस आकर मे बी डांस रील्स बना रहे हैं. नेचुरलनेस नहीं रहेगी. हाँ, जिसमें पर्सनालिटी नहीं है. अगर आपकी स्किल है अच्छी बात है, अगर आप बिजनेस पर भी बात कर रहे हैं इट इज़ गुड, पर उसमें अगर आप अपना सोल, अपनी पर्सनालिटी नहीं ला पा रहे हैं तो विद टाइम यू विल नॉट बी रेलिवेंट. अगर मैं भाई तुम्हारे दोनों पेजेस की बात करूं, ऐसे इन से टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी पेजेस है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर भी है, पर लेकिन तुम्हारी जो पोस्टिंग है उसमें जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी यूनिक है. अगर हम नोटिस करें रोहन वन सेड में भी और मीडिया में भी, तो वो क्रिएटिविटी कहाँ से लाते हो भाई तुम? मतलब मैं कॉलेज टाइम में भी मैम उधर पढ़ा रही होती थी और ये भाई टैब लेके कैनवा खोल के अलग ही क्रिएटिविटी कर रहे होते थे, तो वो इंस्पायर और ये क्रिएटिविटी का दिमाग कहाँ से लाते हो भाई तुम? मतलब जब अनएडिटेड वॉइसेस शुरू किया था कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में, तो मैंने कुछ लोगों की हेल्प ली थी कि आप मेरे साथ काम करो एंड जब ये ग्रो हो जाएगा तो मे बी वी विल बी टुगेदर, हम साथ में काम कर रहे होंगे. सो द पर्सन आई थॉट कि मतलब क्योंकि उसको सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग वगैरह आती थी, तो आई थॉट कि ये चीज़ सेटल हो जाएगी, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ कि वो भी अपने काम में बिजी रहता था. समझ गया वैसे वो पर्सन कौन था. नहीं मतलब ड्यू टू वट एवर रीजन्स वो अपने काम में बिजी रहते हो या फिर उतना नहीं कर पाते हो, तो देन आई हैड टू हैंडल, क्योंकि अब शुरू कर दिया, अब ऐसे नहीं कर सकते कि अच्छा अब बैक. अच्छा, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पर जीरो नॉलेज थी इस चीज़. हाँ, इस चीज़ का कुछ पता नहीं था, डिज़ाइनिंग का, कैनवा का. वही था कि अगर कोई टेम्पलेट बना हुआ है वो ले लिया, उसमें एडिट कर दिया. तो धीरे धीरे कलर्स समझे, धीरे धीरे फॉन्ट्स के कौन से अच्छे लगते हैं कौन से नहीं, और फिर 3 साल जब आप सेम चीज़ कर रहे हो दिन में 4 बार, तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट कि अच्छा ये फॉन्ट्स यहाँ अच्छे लगेंगे. कोई अगर सीरियस न्यूज़ है तो उसमें आप पिंक, ऑरेंज, ये 3-4 कलर नहीं डाल सकते. एंड अगर कोई लव या ऐसे न्यूज़ है तो उसमें ब्लैक और ऐसे डार्क कलर्स यूज़ नहीं कर सकते. तो धीरे धीरे आप समझ जाते हो कोई भी काम जब आप रेगुलरली करते हो. तो आई थिंक वन ऑफ द मेजर एडवांटेज जो मेरे साथ रहा कि जो मुझे लगा कि काम मैं किसी और पे रिलाई कर सकता हूँ, धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मुझे वो सीखना पड़ेगा. तो एक पूरा मीडिया हाउस जितना भी काम करता है मुझे ऑलमोस्ट वो सब आता है. मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है, मैंने एडिटिंग कर ली है, मैंने राइटिंग कर ली है, कैमरा हैंडल कर लिया है. तो मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि हम मीडिया कॉलेज से भी हो तो वहाँ पर भी ये चीज़ें साइड बाय साइड सिखा रहे थे, तो धीरे धीरे सिखा रहे थे. उन सब चीज़ों की थोड़ी समझ आ गई. तो एक जो आपका अनएडिटेड है, ये पूरा हाउस है, एक तुम्हारा भाई घर है, दूसरा फीलिंग है ये, इसमें खाली अनएडिटेड मीडिया ही नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उनके बारे में कुछ बताओ भाई. मतलब रिसेंटली हमने एज अ कंपनी इसको हम सेटअप करने की प्रोसेस में है. इट इज़ नाउ द अनएडिटेड ग्रुप. दी अनएडिटेड ग्रुप, उसमें दी अनएडिटेड मीडिया होगा, उसमें हमारा एक फेमिनिज्म पर पेज है, लड़की है क्या, उसमें फिर अभी हम दिल्ली की कुछ स्टोरीज़ कवर करते हैं आर्टिस्ट की, उसमें अनएडिटेड, हाँ उसमें अनएडिटेड ओरिजिनल्स होगा. और फिर जो मेरा पैशन प्रोजेक्ट होगा आगे जाकर, जिसमें मुझे स्टोरीज़ वगैरह क्रिएट करनी है, दैट विल बी नोटबुक मीडिया, जिसमें हम कहानियाँ लिखेंगे, एक्ट करेंगे, स्क्रिप्टिंग. सो पिछली बार से शायद यार इसे सीख बोल लो कि सिर्फ एक पेज पर रिलाई नहीं कर सकते, बट इन दी लॉन्ग टर्म यही रियलाइज़ किया कि अगर आपको मल्टीपल क्रिएटिविटी अपने तरीके से दिखानी है, तो क्योंकि मुझे न्यूज़ पर भी बात करनी थी, मुझे मे बी ऐसी स्टोरी टेलिंग रील्स भी बनानी थी, अब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती या एक आउटलेट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती. सो इसीलिए उनको बाइफरकेट करना था और अभी तक सब अच्छा चल रहा है. होप आगे भी अच्छा ही चलेगा. खैर, तो अपने आप से भाई लास्ट कब डिसअपॉइंटेड हुए थे? मैं हो जाता हूँ दिन में 2-3 बार, तो चलता रहता है. पर आई थिंक मैं तभी डिसअपॉइंट होता हूँ जब मुझे लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ और पर मैं नहीं उतना अपने आप को पुश नहीं कर रहा या काम नहीं कर रहा. क्योंकि अब पहले ये था कि सिर्फ मैं कोई पेज चला रहा हूँ और मेरे ऊपर है कि मैं कब डालूँ कब नहीं. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी क्योंकि अब ऑडियंस है, उनको कंटेंट देना है. पर क्योंकि अब और लोग जुड़ गए हैं, अब हायर भी कर रहे हैं लोगों को, तो सिर्फ मेरे पर डिपेंडेंट नहीं है. देयर आर पीपल एसोसिएटेड विद इट. तो अगर मैं काम ना करूं तो शायद उन सब की लाइफ भी अफेक्ट हो सकती है थोड़ी थोड़ी. तो उस चीज़ का थोड़ा रहता है कि शायद थोड़ा 1 घंटा और काम कर सकता था, या फिर ये चीज़ ज़्यादातर ये शूट में होता है क्योंकि मैं कैमरा और एडिटिंग हैंडल कर लेता हूँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा थकाने वाले काम वो लगते हैं. तो मैं जब भी कोई शूट करने जाता हूँ तो अगर मुझे पता है ये शॉट और बेटर हो सकता है तो मैं कह देता हूँ कि नहीं सही है, यही ठीक है.
तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा बेटर करूँ, और इसी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ कभी कभी। अनएडिटेड मीडिया पे अप टू डेट पोस्ट रहती है, मतलब कोई न्यूज़ आई और न्यूज़ आते ही उधर पोस्ट भी हो जाती है, और इतनी देर में भाई तुम क्रिएटिविटी भी कर देते हो मतलब पोस्ट के लिए। तो जो तुम न्यूज़ लेते हो वो कहाँ से लेते हो? मतलब तुम, ऐसा भी होता है जल्दबाजी में कोई न्यूज़ फेक निकल गई, तो वो चीज़ें मतलब 2-3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले कि थोड़ा सा, क्योंकि ऑनलाइन रहने की आदत है, क्रॉनिकली ऑनलाइन जो एक टर्म निकला है, मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता हूँ, तो क्योंकि थोड़ा काम से रिलेटेड भी है कि देखना पड़ता है कि क्या अपडेट है क्या नहीं। तो एसेंशियली ट्विटर और जो मेजर न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ एटलीस्ट सेंटर में है, किसी एक तरफ इंक्लाइन नहीं है, तो उनके साथ थोड़ा टच में रहते हैं। उन्हें जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो चेक करते रहते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, या तो इंस्टाग्राम पर या ट्विटर से कोई अगर न्यूज़ मिली है, तो फिर वो किसी ऐसे मीडिया हाउस से वेरीफाई करनी और फिर वो पोस्ट होगी। तो कोशिश तो यही रहती है, कभी कभी न्यूज़ हाउस ही गलत डाल देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। जब बड़े चैनल से कुछ, हाँ हुआ है 1-2 बार, और वो बड़ा एम्बैरेसिंग था कि मैं किस पर डालूँ, कि अच्छा यार उन्होंने ही गलत डाल दी थी। तो फिर मैं बोल नहीं सकता फिर वो। एक भाई जो आपने बताया था कि अब अनएडिटेड मीडिया जो है पूरा एक ग्रुप हो गया है, उसमें आपने बोला लड़की है क्या, ये काफ़ी यूनिक सा नाम भी लगा। मतलब हम भी बहुत सी बार ये वर्ड्स यूज़ कर देते हैं लड़कों को, जब वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि हाँ मैन पावर नहीं दिख रही, वो लड़की है क्या। तो ये नाम क्यों सोचा, और मतलब इसके अंदर क्या काम होगा? मतलब यही इंटेंशन था उसके पीछे जो आपने बताया, कि जब मैं और माय को फाउंडर नंदिनी हम बैठे हुए थे, तो वी वर डिस्कसिंग कि इससे पहले दिस पेज वाज अबाउट हेल्थ, बट हेल्थ पर हम उतना क्रिएटिवली कंटेंट नहीं डाल पा रहे थे। तो हमने किया कि हम नीश चेंज कर सकते हैं, तो एक रीब्रांडिंग करनी होगी। एंड वी वर थिंकिंग, और फेमिनिज्म या फिर वुमेन एम्पावरमेंट वाज अ टॉपिक कि हम दोनों उस पर अलाइन करते थे कि हाँ इस चीज़ पर कंटेंट की कमी है या फिर अच्छे कंटेंट की कमी है। तो हमने डिस्कस किया, और ये नाम हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। एंड मैंने बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, उन्हें अच्छा लगा कि हाँ लड़की है क्या, अच्छा है, मैं कहा ओके। फिर विद टाइम, क्योंकि एक और चीज़ है, जैसे दी अनएडिटेड मीडिया हुआ, लड़की है क्या हुआ, जब आप ऐसे पेजेस चलाते हो या आप इनके कंटेंट से भी अप टू डेट रहते हो, कमेंट्स पढ़ते हो, लोगों के इंटरेक्शन देखते हो, तो आपको दोनों एक्सट्रीम साइड पता चलती हैं। कि जो अगर कोई कमेंट कर रहा है फॉलोअर, तो आपसे बहुत ज़्यादा समझदार, आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी मिलता है, और इस लेवल के भी मिलते हैं कि आपको पता नहीं था कि ये एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग। तो आपको वो दोनों एक्सट्रीम साइड्स पता लगती हैं, या तो पॉलिटिकल बेसिस में भी या फिर जेंडर बेसिस में भी, कि आप बहुत बेसिक बात करो और कोई आदमी ऐसे आके अजीब सी बात कर दे कि ये ज़रूरी क्यों है। तो वो चीज़ थोड़ी सी फिर उन्हें समझा भी नहीं सकते, उनसे बहस क्या करें, सर क्या हमारे, कि जब उनकी फैमिली उन्हें नहीं समझा पाई तो हम तो कौन है। चलो भाई, कमेंट्स तो देखो एक अलग चीज़ हो जाती है, हर क्रिएटर्स को कमेंट्स में हेट फैली ही होती है ऑलमोस्ट, बट लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि सीधे डीएम में आ गए हो वो लोग? हाँ मतलब पता नहीं, मुझे रेप थ्रेट्स मिले, और मैं बड़ा सा ऐसे अजीब हो जाता हूँ कि ठीक है फाइन, जो लड़कों से। हाँ मतलब ऑब्वियसली। तो अनएडिटेड मीडिया पे ऐसे कमेंट आते हैं कि तू ये तू वो, तो मैं बस हंस देता हूँ, क्योंकि मैं उस पर रिएक्ट क्या करूँ, रिप्लाई क्या करूँ। कभी कभी मुझे मज़ा भी आता है, अगर मैं अच्छे मूड में हूँ तो मैं बस मज़ा। ये चीज़ें अनसेफ फील कराती है? अनसेफ इन द स्पेस, जब कोई बोलता है कि अगर किसी के पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ नहीं मिली और उसे ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके माइंडसेट से, तो ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप रखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं रख लूँगा। पर जब वो चीज़ ऐसे चली जाती है कि हाँ वी डोंट अग्री विद यू, हम FIR करा देंगे, वील सी यू इन कोर्ट, तो पहली चीज़ तो मुझे पता है कि वो खुद ही नहीं जाएंगे, इतना किसी पे फ्री टाइम है ना, इतना उन्हें शौक है, तो उन्हें बस मज़ा आता है कि अच्छा इधर उधर कोई थ्रेट दे दिया या कुछ भी। बट इन दी एंड इट जस्ट मेक्स यू फील सैड। उन लोगों के लिए काफ़ी बुरा लगता है कि इतना क्या ही लाइफ में बुरा चल रहा होगा कि आपको ऑनलाइन आके किसी को हेट देनी पड़ रही है। आपके आसपास बहुत लोग हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करो, पर किसी को ऑनलाइन जाकर कुछ धमकी देना जो आप करोगे भी नहीं, तो वो उनके बारे में बड़ा तरस सा आता है, तो इट इज़ फाइन। आज के टाइम पर बहुत से मीडिया पेजेस है जो अब ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन अपनी जो है दिखा रहे हैं, तो क्या अब कोई यूथ अगर स्टार्ट करे जैसे अनएडिटेड मीडिया, कितना टाइम हो गया इसको? अनएडिटेड मीडिया को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल में इतनी अच्छी ग्रोथ जैसे करी है, वैसे आज के टाइम पर और कोई यूथ अगर एक नया मीडिया चैनल स्टार्ट करे तो वो कैसे ग्रोथ कर सकता है इतनी अच्छी? सी अभी
काफ़ी लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया सैचुरेट हो गया है, उतने नए क्रिएटर्स नहीं आ पा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत स्कोप है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेटा भी अभी इंडिया में सिर्फ 50 to 60 करोड़ पीपल हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आधी से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन अभी इंटरनेट पर है नहीं। तो पॉसिबली एक और बूम आएगा, जैसे जियो वाला आया था, उससे पहले जो 2016-17 कोविड वाला बूम आया था, तो पॉसिबली आगे जाकर कुछ ऐसा इवेंट होगा जिससे वो जितनी पॉपुलेशन है वो भी सोशल मीडिया पर आएगी एंड दे वुड नीड कंटेंट। तो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब तक आपका कंटेंट आप अपने मन से बना रहे हो। जब तक आप किसी को देख रहे हो कि अच्छा ये वायरल चीज़ें मैं इसे कर लेता हूँ, तो आपको वायरलिटी मिल जाएगी, आपको मे बी ब्रांड्स भी मिल जाएँ, आपका 1-2 साल चल भी जाए। बट इन द लॉन्ग टर्म आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा दैट व्हाट डू आई हैव टू ऑफर, कि क्या मैं एक पर्सपेक्टिव उन्हें बेच रहा हूँ, क्या मैं उन्हें एक फीलिंग बेच रहा हूँ। तो अगर उन चीज़ों का आंसर आपके पास नहीं है तो शायद लॉन्ग टर्म में सोशल मीडिया आपके लिए ना हो। यू माइट हैव टू गो बैक टू द कॉर्पोरेट जॉब या कुछ भी। पॉडकास्ट में है आगे फ्यूचर? पॉडकास्ट में है, ऋषभ चौधरी के लिए है उसके लिए, क्योंकि आपके ओपिनियन काफ़ी, मतलब यू आर नॉट टू अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन। तो अगर आपको कुछ सही लगता है यू विल से इट एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी मच नीडेड इन माय ओपिनियन। एक भाई क्वेश्चन ये भी है कि आप ना अब काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पर ग्रो कर चुके हो, काफ़ी लोग आपको जानने भी लगे हैं, इतनी अच्छी रीच भी हो गई है, तो आस पड़ोस के जब लोग भी देखते होंगे हाँ भाई ये लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है, तो फैमिली कैसे आपसे मतलब बात करती है और खुश होती है, प्राउड फील करती हैं? हाँ, मतलब क्योंकि जब ये शुरू किया था, जब मैं कॉलेज में भी आया था, तो माई पेरेंट्स वर नॉट वेरी मच इन टू इट, क्योंकि वो समझ आता है, वो थोड़ा सा आपके लिए डरे हुए होते हैं कि मीडिया जैसी फील्ड है। मेरी फैमिली में या तो सबने बिजनेस किया है या फिर 3-4 लोगों ने जॉब करी है, वो भी बीटेक या फिर ऐसा कुछ। तो उनके लिए मीडिया फील्ड, उन्हें ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे कुछ तो पढ़ा दिया है और मैं उसमें आ गया हूँ। बट उनका भी वो डर समझ आता है क्योंकि वो आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। बट इन द लॉन्ग रन जब उन्हें दिखता है कि अच्छा काम हो रहा है, लोगों को पसंद आता है, पैसे भी आ जाते हैं ठीक, तो देन दे आर ओके विद इट कि अगर आप अपनी लाइफ में सेटल्ड हो देन योर पेरेंट्स वुड नेवर माइंड। और जो जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा सबको ब्लॉक कर दूँ, बट ठीक तो विद टाइम जब वो कुछ बोलते हैं या फिर ऐसे ऑनलाइन किसी जो चीज़ मैंने डाली उससे चिढ़ाएंगे तो मैं बड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। आई जस्ट स्माइल एंड ओके। भाई रोहन वन सेड का एक बायो है, जस्ट अ किड ट्राइंग टू मेक अ सेंस। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मोटिवेशन यही था कि पहले जब मैंने ये पेज शुरू किया था, क्योंकि मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, मुझे लिखना भी है, मुझे पोइट्री भी करनी है, मुझे बीच में कुछ फ़नी कमेंट भी डाल देना है, मुझे लव स्टोरीज भी बनानी है। तो जस्ट अ किड ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ लाइफ इज़ कि मैं सब कुछ करूँगा, मैं देखूँगा कि क्या लोगों को पसंद आ रहा है, किसमें मेरी कमी है, क्या मैं आई एम फॉलिंग शॉर्ट। तो उस सब को फिगर आउट करते हुए जो मुझे पसंद आएगा मैं उस पेज पर करूँगा। एंड इसीलिए मैं रोहन वन साइड का ज़्यादा प्रेशर लेता नहीं कि मुझे जो पसंद आ रहा है मैं वो डालूंगा। एंड मैं खुद शौक होता हूँ कि कुछ चीज़ें चल गई हैं, कि लोगों को पसंद आ गई हैं, लोगों को अच्छा लगा है। वो मन से बनाई थी पर इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों को कुछ वीडियोज़ उतनी पसंद आ जाएंगी। सो आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। मतलब तुम्हारे मन में ये रहता है कि पर्सनल लाइफ से ज़्यादा फोकस वर्क लाइफ पे रहे? हाँ, पर्सनल लाइफ मतलब है ठीक है, पर बहुत बार होता है कि फैमिली के साथ उतना टाइम नहीं बिता पाता है, या फिर क्योंकि मैं अगर सुबह घर से 9-10 बजे निकल रहा हूँ तो फिर मैं घर 8-9 बजे ही पहुँचता हूँ रात के। हाँ, कभी कुछ शूट है, कभी कोई मीटिंग है, कभी तो वो आइडिएशन में काफ़ी टाइम चला जाता है। पर कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि मुझे काम नहीं करना है या मेरा मन नहीं है, क्योंकि बहुत नसीब की बात होती है कि आपको वो काम करने को मिल रहा है जो आपको हमेशा से करना था। तो वो चीज़ थोड़ा सा मोटिवेट रखती है एंड दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर मी। अब पर्सनल लाइफ की बात कर ही ली थी, तो भाई रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप वगैरह जो है इंटरफेरेंस देती हैं आपके वर्क लाइफ पे? इट डिपेंड्स कि आप उसे यूज़ कैसे करते हो। एनी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप एट एनी पॉइंट इज़ नॉट रॉन्ग। कि मुझे बहुत अजीब लगता था कि आपको याद होगा स्कूल में अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को लव लेटर दे दे तो प्रिंसिपल के पास चली जाती थी। अब आप उस चीज़ को सोचते तो वो नहीं दिया किसी को तो अब आप उस चीज़ को सोचते तो उसकी ज़रूरत क्यों थी कि 2 बच्चे ठीक है कुछ कर रहे हैं तो टीचर समझा सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी, उनके माँ बाप को बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो वैसे ही कि अगर आप बच्चों को इन चीज़ों से, या कोई भी किसी भी इंसान को, मैं बहुत प्रीची लग रहा हूँ यहाँ पे कि मैं सिखा रहा हूँ किसी को, पर नहीं, पर अगर आप जिसको जिस चीज़ से जितना दूर रखोगे
वो उतना ज़्यादा क्यूरियस होगा कि अच्छा और ये क्यों है ऐसा, मुझे भी ट्राई करना है एंड एवरीथिंग। तो नेवर अवॉइड एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ एट एनी पॉइंट, कि अगर आपको कुछ लगता है, यू फील इट इन योर हार्ट, तो आप वो करो, जस्ट डोंट लेट इट अफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी घर में लड़ाई चल रही है, डोंट लेट इट अफेक्ट योर वर्क। अगर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई हो रही है, डोंट लेट इट अफेक्ट योर फैमिली। तो अगर आप इन चीज़ों को सेटल करके रखोगे, देन इट विल वर्क फॉर यू। रोहन वंस सेड में भाई तुम मोस्टली रिलेशनशिप वगैरह पे भी बातें करते हो, मूवीज से रिलेटेड पोएट्स में जो तुम पढ़ते हो, तो ये सिर्फ बातें ही बन के रह जाती है? तुम्हें लगता है कि ये लोगों को मोटिवेट करती होगी? मतलब मैं कभी ये गोल लेके नहीं चलता कि कोई इससे मोटिवेट हो जाए या कुछ भी, क्योंकि अच्छे से अच्छा कंटेंट है। अगर कोई इंसान रामायण पढ़ता है या कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ता है, तो आई कैन नॉट या एनीवन कैन नॉट गारंटी कि इसे पढ़ के वो संत बन जाएगा। तो मैं इस गोल को लेके चलूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे लोगों की लाइफ चेंज हो जाए, तो वो तो नहीं हो पाएगी। उसके लिए मंदिर हैं, उसके लिए अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर मेकिंग देम अ सेंट। तो हाँ, ये कोशिश रहती है कि कुछ गलत ना बोलूँ, किसी का कुछ ख़राब ना हो जाए उसे सुनकर या उससे अफेक्ट ना हो जाए। सो वॉट एवर आई एम सेइंग, वो अगर लोगों को अच्छा लगता है वो डीएम करते हैं कि ये काफ़ी अच्छी रील लगी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग अबाउट सोशल मीडिया, कि जब आप अपना कुछ शुरू करोगे तो जो आपके अपने लोग हैं, आपके दोस्त हैं, वो मे भी उतना सपोर्ट ना करें कुछ केसेस में, पर जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो अचानक से आपको डीएम करेंगे कि आपका बहुत अच्छा काम लगा हमें, और मैंने अपनी मम्मी को दिखाया या किसी को भी दिखाया। तो वो चीज़ आई थिंक इज़ द मेजर ड्राइविंग फोर्स, कि अगर किसी को इतना पसंद आ रहा है तो फिर मैं फिर से ऐसा कुछ काम करूँगा। ये तो अच्छी बात है। एक बात और है भाई, अनएडिटेड मीडिया जो है उसमें अब इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, जैसे बार बार बताना पड़ रहा है भाई, क्योंकि असली में काफ़ी अच्छा चल रहा है वो। तो भाई जब हमने काफ़ी बार नोटिस करा है, काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स है और मीडिया पेजेस भी हैं, वो ना एक लेवल पर आकर ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टारगेटिंग कर रहे हैं या फिर माइंड को चेंज कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ऑडियंस होती भी है। हाँ। तो उस चीज़ को आप कैसे लेते हो कि बाइस्ड रहना, न्यूट्रल रहना? आधी बार तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई में बिका, हाँ वही तो मैं वही बात करना चाह रहा। जैसे अगर आज तक है, तो आज तक पे अगर लोगों को सबसे पहले किसी को ब्लेम करना है, तो हम अंजना ओम कश्यप के बारे में बोल देंगे, श्वेता सिंह के बारे में बोल देंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि लोगों को मीडिया के बारे में उतना पता नहीं है, और हमने पढ़ाई की है, हम फिल्म सिटी में ही हमारा कॉलेज है, तो वी नो हाउ थिंग्स फंक्शन। जो भी एंकर बोल रहा है, ना उनके शब्द होते हैं, ना उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है, स्क्रिप्टेड होता है, ना उनकी अपनी सोच होती है। डिबेट्स भी स्क्रिप्टेड नहीं होती। उन्हें क्वेश्चंस भेज दिए जाते हैं कि आप पढ़ के आना, आप पढ़ के आना, आधे घंटे बाद हम लड़ाई करेंगे, टीआरपी बढ़ेगी, एवरीथिंग इज सेट। कैमरा बंद होते ही, हाँ कैमरा बंद होते ही, इवन पार्लियामेंट में या कुछ भी। तो जो भी न्यूज़ चल रही होती है, जितने न्यूज़ चैनल हैं वो बिजनेसेस पे डिपेंडेंट हैं। जो मेजर न्यूज़ चैनल हैं उनके जो फंड्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, वो बड़े बिजनेसमैन से आती है। बड़े बिजनेसमैन को पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बिजनेसमैन का पैसा चाहिए होगा। सो इट इज़ अ ग्रेट ट्रायंगल, जो तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। मीडिया बिजनेसमैन के फेवर में बोलेगी, बिजनेसमैन पॉलिटिशियन का फ़ायदा करेगा, पॉलिटिशियन ये डिसाइड करेगा कि बिजनेसमैन को फ़र्क ना पड़े और ख़ुद को फ़र्क ना पड़े। तो मीडिया बस दोनों के बीच में पिसके रह जाती है, क्योंकि मीडिया को एट द एंड ऑफ द डे फंक्शन करने के लिए पैसे चाहिए। तो आज की डेट में ना भाई लॉबी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, लेकिन राइट और लेफ्ट। हाँ। और इसके पीछे का मेन रोल मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन नहीं, मीडिया है, क्योंकि जो मीडिया दिखाती है उसके पीओवीज पे लॉबीज बढ़ जाती है। हाँ। तो तुम उनको किस वे में सोचते हो कि इस अगर वो ऐसी थिंकिंग रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे, वो कॉमन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे? सी अगर वी कंपेयर दिस टू एनी अदर कंट्री, यूएस है या यूके है, यूके का बीबीसी हुआ और यूएस का एपी हुआ या कोई भी ऐसा बड़ा एबीसी न्यूज़ चैनल, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो फ़ायदा उनके फेवर में होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को रखते हैं, वो सब इन्वॉल्व होता है, बट वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं डालता। अब अगर कोई न्यूज़ चैनल है, अगर कोई बड़ी पॉलिटिशियन से रिलेटेड चीज़ हुई है, तो सारे न्यूज़ चैनल्स पे वही चलता रहेगा। अगर दिल्ली में फॉर एग्जांपल कोई एक कॉलोनी है, वहाँ पे घुटने तक का सीवेज वाटर फैला हुआ है, तो वो कोई कवर करने नहीं जाएगा। पर अगर कोई नेता की रैली है, फॉर एग्जांपल कोई भी मिनिस्टर का कोई रैली में आकर वो कुछ बोल रहे हैं और एनीथिंग, तो वो कवर करने, उनका इंटरव्यू लेने पूरी मीडिया पहुंची होती है। अगेन क्योंकि उन्हें पता है दे हैव टू रिलाई ऑन टीआरपी,
वही है कि मीडिया बहुत फैक्टर्स से बाउंड हो जाती है विच डज नॉट जस्टिफाई व्हाट दे आर डूइंग. काफ़ी सारे कुछ चैनल जो बचे कुछ थे वो भी दे हैड टू रिजॉर्ट टू द बिजनेसमैन क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी. तो इन दी एंड क्योंकि एवरीथिंग इज़ अबाउट मनी, एवरीथिंग इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट, तो दे हैव टू फेवर, बट अगेन दे हैव अ चॉइस ऑलवेज. दी अनएडिटेड मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म 2 या 3 जो तुम्हें इंस्पायर करते हो भाई? मेरा जो फेवरेट क्रिएटर है फ्रॉम रोहन वन साइड के टाइप से कंटेंट से, दैट इज़ प्रियांशु. मैं एक वो स्टोरी टेलिंग और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद है. एंड अगर न्यूज़ की बात करें तो मुझे जिस्ट बहुत अच्छा लगता है. वो दैनिक भास्कर का ही एक ब्रांड है. एंड उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, लल्लन टॉप ऑल्सो. जब तक सौरभ द्विवेदी थे, अब देखना पड़ेगा कि हाउ इट विल वर्क आउट. बट इंडियन एक्सप्रेस एक जो है, मैं उनका रोज़ जो सुबह न्यूज़ लेटर आता है वो पढ़ता हूँ एंड एवरीथिंग. तो द वे दे राइट इज़ वेरी गुड. जिस तरीके से वो न्यूज़ बताते हैं, उसका इम्पैक्ट लोगों पर बताते हैं. या द हिंदू हुआ, तो ये कुछ गिने चुने चैनल सब बचे हैं जो थोड़े पसंद रहते हैं. अनएडिटेड मीडिया पाइए कोई फंडिंग नहीं, ऑनेस्टली मैं बोलूँ. ऑफ़र आए हैं फॉर मतलब फंडिंग एज एन ऐसे नहीं आएगी कि हम आपको पैसे देते हैं और आप कांग्रेस के बारे में बोलिए. ऐसे आए हैं कि अगर ये इशू है तो इसको आप अपने तरीके से बताइए हमें फेवर करते हुए. जैसे कुछ इन द पास्ट केसेस चल रहे थे, जैसे अरावली हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, तो काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को भी अप्रोच किया गया था कि आप इसे डिफेंड करो सो दैट इट वर्क्स आउट इन आवर फेवर और लोगों को लगे. क्योंकि आज की डेट में मीडिया इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि मीडिया की क्रेडिबिलिटी नहीं बची है. इन्फ्लुएंसर्स के पास गवर्नमेंट और ये लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी क्रेडिबिलिटी है कि अगर लोग उन्हें देखते हैं तो किसी रीज़न से देखते हैं कि अच्छा ये जो बोल रहे हैं ये सही होगा. अगर कोई डॉक्टर है जिसको आप बहुत टाइम से फॉलो करते हो, अगर फॉर एग्जांपल एक जो बाबा हैं हमारे, उनकी जो कंपनी है बड़ी हर्बल जो भी आयुर्वेद की कंपनी है, अगर वो अपना प्रोडक्ट उस डॉक्टर को बोलेंगे कि ये बेचो, तो यू विल बाय इट क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी है कि मैं इसे इतने टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. सो क्रेडिबिलिटी इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग टू बाय एंड अ वेरी ईजी थिंग टू सेल. कि अगर मेरे में लोग विश्वास करते हैं पर मुझे उस चीज़ का उतना अंदाज़ा नहीं है, तो मैं हाँ ठीक है आप मुझे 1 लाख दीजिए, मैं एक वीडियो बना दूँ. तो दैट इज़ समथिंग वेरी. तो भाई ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करा? मतलब एक क्वेश्चन ये ही है, मतलब अगर आप एक्सेप्ट ना करोगे तो भी आप किसी पार्टी के एक तरह से वर्क के अपोजिट चले गए हो, चाहे वो आप अपनी आइडियोलॉजी से जा रहे हो या फिर आप इन्वायरमेंट के लिए वो चीज़ कर रहे हो. लेकिन उसमें भी आपको कमेंट्स मिलेंगे कि ये बिक गया, और अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो इसमें भी आपको कमेंट मिलेंगे बिक गया. लेकिन उसमें आप कुछ अर्निंग तो कर ही लेते हो. मतलब ट्राई जो हमारी कोशिश यही रही है कि जो बाकी वर्टिकल सभी शुरू करें. जैसे लड़की है क्या हुआ, अनएडिटेड ओरिजिनल्स, मेरा पर्सनल पेज. तो पैसे कमाने के लिए ये पेजेस हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ बोलनी भी है, कुछ प्रमोट भी करना है, कि वो हैं. पर अनएडिटेड मीडिया जो है इसमें वही क्रेडिबिलिटी है लोगों के लिए, कि लोगों को पता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं उनका ट्रस्ट उनसे नहीं छीनना चाहता. तो बाकी जो वर्टिकल्स या बाकी जो भी मैं काम करूँगा अपनी लाइफ में, वो सब पैसे के लिए कर सकता हूँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रमोशन खुले हैं तो उस सब के लिए मैं कर सकता हूँ. मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी. पर वही सही तरीके से कि अगर किसी का नुकसान होता है उससे, कि अगर एनवायरनमेंट के लिए कुछ गलत चीज़ हो रही थी और अगर मैं उसे सपोर्ट कर देता, चाहे वो उस स्टे लग गया उस ऑर्डर पे, बट अगर मैं उसको करता रहता, मैं उसको सपोर्ट कर देता, तो मेरा एक हाथ रहता. अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती तो हमारे एनवायरनमेंट पर या लोगों पर जो भी असर पड़ता, आई वुड ऑलवेज रिमेंबर कि इसमें थोड़ा हाथ तो मेरा भी था. तो वो चीज़, वो गिल्ट नहीं सहा जाता. चलिए एक आखिरी क्वेश्चन के साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे. आपकी इतनी अच्छी ऑडियंस और लॉयल ऑडियंस जो हो गई है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे भाई? बने रहो साथ में. और मतलब एक चीज़ है दैट आई विल नेवर लेट एनी ऑफ माई फॉलोअर डाउन. और क्योंकि हमेशा से ना वो इन्फ्लुएंसर्स का मजाक बनते देखा है कि अच्छा ओ हे गाइस फॉलो मी, हे फैम, एवरीथिंग. तो वो चीज़ें एक तो करी नहीं जाती, वो बहुत फेक लगती है अंदर से. और दूसरी चीज़ कि मैंने जो भी जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं फॉलो करते हुए या जैसे भी, तो वो इसी के थ्रू हैं कि मैंने कुछ ऐसा काम किया जो उन्हें इतना वर्दी लगा कि वो फॉलो कर लें. और वही रिलेशनशिप हमेशा रहेगा कि मैं कुछ अच्छा काम करूँगा, आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करना, अदरवाइज नो. पर लेकिन दी ओवर वॉइस के लिए बोल दो भाई, सब्सक्राइब के लिए प्लीज सब्सक्राइब दी ओवर वॉइस ऑफ दिस इज अ पॉडकास्ट ऑफ माय फ्रेंड ऋषभ चौधरी. थैंक यू. आगे you will see many great point of views, many great guests, even better than me.
भाई थैंक यू सो मच जो अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच ऋषभ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।